हेलो क्लास 8 और अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कोई भी पॉइंट्स इस वीडियो में आप मिस मत करिएगा। प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन विच इज़ सेल। आप जानते हैं कि जब आप घर बनाते हैं तो आप एक एक ईंट को असेंबल करते हैं और उसके बाद एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो एक ईंट जो हो गई वो एक यूनिट की तरह काम कर रही है। मतलब हम उस यूनिट को रिपीट करते जा रहे हैं और हमारे बिल्डिंग स्टार्ट बनना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन क्या है? एक सेल। सेल में बी कंपेयर टू द ब्रिक्स। हम उसको सेल को एक ईंट से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे बाकी सारी ईंटों ने मिलकर एक बिल्डिंग खड़ी करी थी, ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठे होकर के एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, एक ऑर्गन को बनाते हैं। कैसे? लेट्स स्टडी। Robert Hooke in 1665 observed slices of cork under a simple magnifying device. Cork is a part of the bark of a tree. रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ये रॉबर्ट हुक हैं, इन्होंने 1665 में स्लाइसेस ऑफ द कॉर्क, कॉर्क क्या होता है कि बार्क मतलब पेड़ की छाल को उन्होंने मैग्नीफाइंग डिवाइस के नीचे रख करके उसे स्टडी किया। He took thin slices of the cork and observed them under a microscope. उस टाइम पे उनके पास अच्छा माइक्रोस्कोप नहीं था, तो उन्होंने उस टाइम पे इस माइक्रोस्कोप का यूज़ किया था और इस माइक्रोस्कोप के यूज़ करने से इन्हें इस तरह का स्ट्रक्चर पता चला। डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी है सेल की। कैसे? पेड़ की छाल को उन्होंने जब मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर स्टडी किया था तो उन्हें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखा था। ही नोटिस पार्टीशन बॉक्सेस अंडर माइक्रोस्कोप एंड दीज बॉक्सेस लुक लाइक अ हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। उस छत्ते की क्वालिटी होती है कि वो इस तरह का दिखता है और इस छत्ते के इस वाले पार्ट को आप नोटिस करें, एक यूनिट जैसे आप बोलेंगे वो एक हेक्सागन की शेप होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि वो एक यूनिट है या फिर एक सेल है। किसका? हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का। जब हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर ये सारे सेल से जुड़ करके निकल के आता है तो ये इस तरह का दिखता है। ऐसे ही जब हमारी बॉडी बहुत सारे सेल का इकट्ठा एक ग्रुप बना लेती है तब वहाँ पे एक ऑर्गन बन जाता है। द सेल। Bricks in a building and cells in the living organism are basic structural unit. जैसे किसी बिल्डिंग का बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, ऐसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है? सेल। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन द सेल नंबर, शेप एंड साइज। अब हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह बहुत सारे सेल्स हैं। आपकी एक फिंगर में भी करोड़ों सेल हैं, आपके स्किन के छोटे से पार्ट में भी बहुत सारे सेल हैं। तो इसका मतलब है हमारी बॉडी में करोड़ों सेल होंगे। वो सेल सारे एक जैसे नहीं होते, उनके नंबर्स भी सेम नहीं होते, उनके शेप और साइज़ भी अलग अलग होते हैं। मतलब हमारी स्किन के जो सेल हैं वो एक जैसे शेप के होंगे, लेकिन हमारी ब्रेन के सेल हो सकता है वो उस शेप के नहीं हो। तो हम स्टडी करेंगे कि हमारे सेल का नंबर क्या क्या है, अलग अलग शेप क्या होता है और साइज क्या होता है। साइंटिस्ट यूज माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। स्टेन्स आर यूज टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। साइंटिस्ट क्या करते हैं कि बहुत अच्छा मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छा मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप लेते हैं। आपको किसी भी सेल को स्टडी करना होता है तो उसको हम स्टेन कर सकते हैं डाइज का यूज़ करके। डाइज होती हैं जो कलरिंग एजेंट होती हैं, उन्हें हम डाइज बोलते हैं। उनका यूज़ करके हम डिफरेंट सेल को स्टेन करके स्टडी कर सकते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। अब हमारी बॉडी के ही डिफरेंट पार्ट्स के सेल्स डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज़ के होंगे।
तो अब अगर आप किसी दूसरे एनिमल की बात करेंगे तो उनके सेल का शेप और साइज़ भी डिफरेंट होगा। हमारे ऑर्गन्स में जो शेप, साइज़ और नंबर ऑफ सेल है वो भी अलग अलग होता है। लेट्स स्टडी सम ऑफ देम विच वी आर गोइंग टू स्टडी। नंबर ऑफ द सेल क्या क्या है, शेप ऑफ द सेल एंड साइज ऑफ द सेल। लेट्स बिगिन विद नंबर ऑफ सेल्स। Human body has trillions of cells which vary in shapes and sizes. Different groups of cells perform a variety of function. जैसे हमारी बॉडी के एक्सटर्नली अलग सेल्स हैं होंगे, जैसे स्किन में या बाहर, और हमारे अंदर के ऑर्गन्स के जो सेल हैं वो डिफरेंट होंगे। पेनक्रियास का सेल अलग होगा, स्टमक का सेल अलग होगा, स्टमक और पेनक्रियास के सेल एक जैसे नहीं होंगे। सिमिलरली हार्ट के सेल अलग होंगे, ब्रेन के सेल अलग होते हैं। Organisms made of more than one cell are called multicellular organism. Multi means many and cellular means cell. तो जो organism बहुत सारे सेल से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम multicellular organisms कहते हैं, like we. And the animals, organisms with billions of cells begins life as a single cell which is the fertilized egg. आपने स्टडी नहीं किया है अभी तक, लेकिन आप आगे के चैप्टर में स्टडी करेंगे कि दो सेल्स के कॉम्बिनेशन से एक फर्टिलाइज एग बनता है। जब ये फर्टिलाइज एग मल्टीप्लाई होता है तब एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। द फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। और जब ये सेल मल्टीप्लाई होता है तब उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। यहाँ बात की जा रही है ह्यूमन के आप जानते हैं कि जब दो सेल फर्टिलाइज होकर के जब दो सेल कंबाइन होकर फर्टिलाइज एग बनाता है तो वो एग के बाद जाइगोट बनाता है, जाइगोट के बाद एक फीटस बनता है, विच दिस इज ऑल द डेवलपमेंटल प्रोसेस यू आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर्स। नंबर ऑफ सेल। The single celled organisms are called unicellular. जो एनिमल सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, लाइक अमीबा। आपने इस पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज अमीबा एंड द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ पैरामीशियम। दिस इज द पिक्चर ऑफ पैरामीशियम एंड दिस इज अमीबा। नंबर ऑफ सेल। A single-celled organism perform all the necessary function that multicellular organism perform. एक single cell organism मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जहाँ हम बात कर रहे हैं अमीबा और पैरामीशियम की, तो ये बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स की तरह डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने में सक्षम होते हैं। लाइक हमारी बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी अलग है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हुए हैं तो हम ही खाना खा सकते हैं। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी खाना खाता है, एक्सक्रीट भी करता है, रेस्पिरेट भी करता है। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रेस्पायर्स, एक्सक्रीट, ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस। Similar function in multicellular organisms are carried out by a group of specialized cells forming different tissues. Tissues in turn form organs. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सेल का ग्रुप जो होता है वो टिश्यू बनाता है, टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन्स बनाता है और ऑर्गन का ग्रुप एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी बना सकते हैं या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना सकते हैं। Shape of cell. Unicellular amoeba has no definite shape and size, but it has projections of varying length protruding called pseudopodia or false feet. ये एक pseudopodia है अमीबा में। You can see this in the picture. ये pseudopodia वो अपने आप से create करता है अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो कह सकते हैं हम कि यूनिसेलुलर अमीबा ऐसा नहीं है, डिफरेंट शेप और साइज़ होने के साथ साथ वो बाकी सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ दिस सीडोपोडिया। सीडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट। अ वाइट ब्लड सेल इन ह्यूमन ब्लड is another example of single cell
विच कैन चेंज इट्स शेप। आप देख सकते हैं कि ये वाइट ब्लड सेल दिखाया हुआ है, ये सिंगल सेलुलर है, मतलब ये यूनिसेलुलर है, और ये ह्यूमन की बॉडी में प्रेजेंट है। ये अपनी शेप और साइज को चेंज कर सकता है। डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल एंड नर्व सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। अब डिफरेंट सेल्स हैं, जैसे ब्लड का सेल शेप अलग होगा, मसल का सेल शेप अलग है, और नर्व सेल्स ह्यूमन बींग्स में ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट हैं। इनके सेल के जो शेप होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग हैं, क्योंकि इनके खुद के एक स्पेसिफिक फंक्शन है। जनरली सेल्स आर ब्लड के राउंड होते हैं, यू कैन सी दिस इन द पिक्चर कि ब्लड के सेल राउंड या बोल सकते हैं स्फेरिकल होते हैं, और मसल के सेल इलोंगेटेड होते हैं। नर्व सेल्स बहुत लंबे होते हैं, इन्हें सबसे बड़ा सेल कहा गया है। The size of cells in living organisms may be as small as millionth of a meter or may be as large as a few centimeter. आप कह सकते हैं कि जो साइज़ है सेल का वो इतना छोटा हो सकता है कि बिल्कुल माइक्रोमीटर, बिल्कुल माइक्रोन, आपको माइक्रोस्कोपिक, बहुत अच्छे मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोपिक का यूज़ करना पड़ेगा उसको देखने के लिए, उसके साइज़ को। और कभी कभी सेल इतने भी बड़े हो सकते हैं कि वो सेंटीमीटर्स में होंगे, तो आप अपना उस सेल को ईजीली देख सकते हैं। However, most of the cells are microscopic in size and are not visible to the unaided eye. जबकि कहा गया है कि मैक्सिमम सेल माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप अपनी अनएडेड आई से उन्हें देख सकते हैं। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय अ माइक्रोस्कोप। उन्हें स्टडी करना है तो उनको हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी उन्हें स्टडी करने के लिए। द स्मॉलेस्ट सेल इज़ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल पाया जाता है बैक्टीरिया में, जो कि 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 मिलीमीटर टू 130 मिलीमीटर इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और सबसे बड़ा सेल किसका होता है? ऑस्ट्रिच के एग का। द साइज ऑफ द सेल हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। अब साइज़ क्या है किसी भी सेल का, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि जिराफ का सेल बहुत बड़ा होगा, या आप कह सकते हैं कि डायनासोर्स जो एक्सटिंक्ट हो गए उनके सेल्स बहुत बड़े हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बॉडी में जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, उनके सेल का शेप और साइज डिफरेंट डिफरेंट है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल इन द एलिफेंट बी मच बिगर देन दोज इन अ रैट। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। सेल का साइज उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, ना कि उस ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। अभी आपने थोड़ी देर पहले नर्व सेल का एग्जाम्पल डायग्राम देखा था, जिसमें देखा था कि वो बहुत इलोंगेटेड और बहुत लंबा होता है। सेम लंबाई उसकी एलिफेंट के सेल में भी होती है और रैट के सेल में, बिकॉज ब्रेन का जो सेल है नर्व सेल, उसका फंक्शन दोनों की बॉडी में सेम है। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन योर ओन इंग्लिश बाबा चैनल, और हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट से जुड़ने के लिए यू कैन नोट डाउन द नंबर 8059041145 एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम englishbaba.eb। आज का लेक्चर मैं दे रही हूँ चेतना शर्मा। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Each organ in the system performs different functions such as digestion, assimilation and absorption. हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिफरेंट पार्ट के, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के डिफरेंट फंक्शन हैं। ऐसे ही जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम के फंक्शन अलग हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम रेस्पायर करने का है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम डाइजेस्ट करना है फूड को, तो वहाँ के जो सेल होंगे उनके फंक्शन भी वही होंगे। For example, roots help in the absorption of water and minerals. Roots का काम होता है, you can see this in the picture, कि आप जो पानी देते हैं उसको देते ज़रूर हैं, लेकिन उससे पानी पौधों को नहीं पहुँचेगा। जब तक आप रूट्स को पानी नहीं देंगे तब तक वो पानी पौधों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इसका मतलब रूट्स का काम है वाटर और मिनरल्स को प्लांट में पहुँचाना। Similarly, each organ is further made up of small parts called tissues.
अभी डिस्कस हुआ हमारा कि हम सेल के ग्रुप को टिश्यूज़ बोलते हैं। दैट मीन्स हमारे ऑर्गन का जितने भी ग्रुप्स हैं टिश्यूज़ के, वो अलग अलग सेल से मिलकर के बने हुए हैं, पर हाँ, एक टिश्यू का जो ग्रुप होगा सेल का वो सेम होगा। A tissue is a group of similar cells performing a specific function. Parts of the cell. This is very important topic because you are going to study this topic in higher classes also. So please focus and please go through with the video again and again. Parts of the cell: cell membrane, cell wall, cytoplasm and nucleus. These are the 4 important parts of the cell, in which nucleus is very important. You can see this in the picture. Cell membrane दिखाया हुआ है इस सेल का, साइटोप्लाज्म अंदर का मैटर है और सेल वॉल भी दिखाया है। सिमिलरली दूसरी पिक्चर में आपको साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। ये साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस। सो वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल दिस इन डिटेल। हम इस सबको डिटेल में अभी इस वीडियो में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो सेल के बेसिक कंपोनेंट हैं वो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर enclosed within the cell membrane and also called plasma membrane। जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इसलिए इन दोनों को हम एक साथ अगर बोलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन को। फंक्शन: द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल फ्रॉम द अदर सेल एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। आपने देखा होगा जब हम बात कर रहे थे हनीकॉम्ब की, तो एक सेल इस तरह से उसका दिखता है। अगर इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं तो ये दूसरे सेल को एक सेल से अलग करता है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन, और ये 2 सेल को डिवाइड कर देता है, एक दूसरे के साइटोप्लाज्म को एक दूसरे में शेयर नहीं करने देता। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो सेल है जिसकी सेल मेम्ब्रेन की बात चल रही है वो पोरस होती है, मतलब उसमें छेद हो सकते हैं छोटे छोटे, जो कि आर पार जा सकते हैं, मटेरियल को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर भेजने का काम करते हैं। लेट्स स्टडी द एक्टिविटी 8.3। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, टेक एन अनियन बल्ब, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग्स। यू कैन ईजिली सेपरेट दीज फ्रॉम द फ्लैशी वाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फॉरसेप्स और इवन विद योर हैंड। हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं अनियन के सेल को। तो हमने क्या करा, पहले अनियन को छील करके साइड में रखा, उसको एक छोटी सी पील ली। पील मतलब उसे हमने ब्लेड से बहुत ही पतली सी लेयर कट करी, उसे हमने मिथाइलिन ब्लू डाई में स्टेन किया। यू कैन सी दिस इन द पिक्चर। और स्टेन करके हमने माइक्रोस्कोप में उसे स्टडी किया। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। अनियन में जो सेल मेम्ब्रेन थी वो भी एक थिक कवरिंग से कवर्ड थी, जिसे हमने कहा सेल वॉल। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। और जो बीच में एक राउंड स्ट्रक्चर हमें दिखता गया वो हर सेल का अपना एक न्यूक्लियस था। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और जेली, जैसे आपने जेली तो खाई होगी, थिक भी होती है और बहुत सॉफ्ट भी दिखती है, ऐसा ही साइटोप्लाज्म होता है जो कि जेली लाइक दिखता है बीच में सेल के। सेल मेम्ब्रेन: इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन द सेल्स ऑफ द प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। अब जब हमने अनियन पील को स्टडी किया तब हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग थी जिसे हमने सेल वॉल कहा। ये सेल वॉल प्लांट्स के सेल में ही पाई जाती है। प्लांट्स के सेल में आप जब भी स्टडी करेंगे तो आपको सेल वॉल भी दिखेगी और सेल मेम्ब्रेन भी दिखेगी, जबकि एनिमल के सेल में आपको सेल वॉल नहीं दिखती। दिस सेल वॉल इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। हम ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स जैसे एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं, हम वॉक कर सकते हैं, बारिश आएगी तो हम अपने आप को कहीं भी छुपा सकते हैं,
ज़्यादा धूप होगी तो भी हम अपने आप को हाइड कर सकते हैं। लेकिन प्लांट्स को ये सारे चीज़ों को झेलना पड़ता है, बारिश को भी, तूफान को भी और सन को भी। तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, इसलिए उनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होती है जो इन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। Plant cell needs protection against the variations in the temperature, high wind speed, atmospheric moisture, etc. Like onion bulb, we can see human cheek cell under microscope. Onion bulb तो हमने स्टडी करा ताकि हम सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल को भी स्टडी कर सके, लेकिन जब हम ह्यूमन के चीक सेल को स्टडी करेंगे तब हमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन दिखेगी, साइटोप्लाज्म भी दिखेगा और न्यूक्लियस भी दिखेगा, बट सेल वॉल इज एब्सेंट। The next is cytoplasm. It is the jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of the cell are present in the cytoplasm. These are mitochondria, Golgi bodies, ribosomes. एक जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी सारे सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स। आप देख सकते हैं कि ये तो न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, ये सारे सेल ऑर्गेनल आप उनमें स्टडी कर सकते हैं। Now let's begin with nucleus. It is an important component of the living cell. It is generally spherical and located in the center of the cell. न्यूक्लियस क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का। बेसिकली ये स्फेरिकल ही होता है और सेल में, किसी भी सेल के सेंटर में आप उसे यूजुअली देख सकते हैं। Nucleus is separated from cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ताकि न्यूक्लियस का जो सारे जो मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के साथ शेयर नहीं हो। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है सेल मेम्ब्रेन की तरह, ताकि इनवर्ड एंड आउटवर्ड मटेरियल्स का ट्रांसफ़र चलता रहे। नाउ यू कैन सी दिस इन द पिक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की ये मेम्ब्रेन है, ऑरेंज कलर की आप देख सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर की। अंदर न्यूक्लियोलस है, इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। पोरस होती है, मतलब कहीं कहीं पोर होते हैं ताकि इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट हो। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्रोमेटिन है, ऑरेंज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियर के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नाउ लेट्स स्टडी द न्यूक्लियस। आपने इस डायग्राम में देखा, अब हम इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। विद अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर spherical body in the nucleus and that is called nucleolus. In addition, nucleus contain thread-like structure called chromosomes. अभी आपने इस पिक्चर में देखा कि अंदर का जो न्यूक्लियोलस है ये ग्रे कलर का दिखाया हुआ है, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, या फिर सिंगल को क्रोमैटिन कहते हैं और ग्रुप को हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कैरी जीन्स and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offspring. The chromosomes can be seen only when the cell divides. Chromosomes क्या हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। आप ये रेड कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्या है, क्रोमोसोम्स। ये जीन्स को कैरी करते हैं। नाउ व्हाट आर जीन्स? आपने देखा होगा कि लोग आपसे कहते होंगे जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारे फादर से मिलती है, तुम्हारे हेयर तुम्हारी मदर जैसे हैं, तुम्हारी आइज़ तुम्हारी दादी जैसी है। तो एक्चुअली में जो क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होकर के आते हैं ऑफस्प्रिंग में, वो जीन्स होते हैं, जीन्स कैरी करते हैं। जैसे आपकी आँखों का कलर अगर आपके फादर के आँखों के कलर से सेम है तो इसका मतलब है कि आँखों का जीन्स फादर से आपकी बॉडी में आया होगा।
आपके हेयर आपकी मदर जैसे हैं, तो हेयर के जीन्स आपकी मदर से आपकी बॉडी में आए होंगे। तो यही इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जीन, मतलब इसे हम कह सकते हैं कि ये ही एक बेस है जो कि कैरेक्टर्स को दूसरे ऑफ स्प्रिंग्स में या बेबीज़ में ट्रांसफ़र करता है। कौन? जीन्स। और जीन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स पे। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? सेल के अंदर। और सेल हमारी बॉडी में चारों तरफ, हमारी बॉडी ही पूरी सेल से मिलकर के बनी है। Now genes. Gene is a unit of inheritance in living organism. It controls the transfer of hereditary characteristics from the parent to offspring. This means that your parents pass some of their characteristics on to you. If your father has brown eyes, you may also have brown eyes. If your mother has curly hair, you might also end up having curly hair. Types of cell. Now we are going to study different types of cell. So there are two types of cells, prokaryotic and eukaryotic cells. Let's study with the prokaryotic first. The nucleus of the bacterial cell is not well organized like the cells of the multicellular organisms. There is no nuclear membrane. बैक्टीरिया के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस होना चाहिए। उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। द सेल्स हैव न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म प्रोकैरियोटिक सेल्स। जब न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है और उसके सारे न्यूक्लियर मटेरियल एक साथ बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंट होते हैं, तो इस तरह के सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। The organisms with these kinds of cell are called prokaryotic. Pro means primitive, karyon means nucleus. Examples are bacteria and blue-green algae. क्या कहा जाता है कि जब बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अभी आपने स्टडी करा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियर प्लाज्म से अलग करता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा तो जो जितने भी न्यूक्लियस के अंदर जो भी सामान है, क्रोमोसोम्स हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं, वो सब मिक्सअप हो जाती हैं। तो इस तरह के सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। द सेल्स लाइक अनियन सेल्स एंड चीक सेल्स having well organized nucleus with a nuclear membrane are designated as eukaryotic cells. वो सेल जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस में और वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को एक दूसरे से अलग अलग कर रही है, तो इस तरह के सेल को हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। All organisms other than bacteria and blue-green algae are called eukaryotics. Eukaryotes, U means true and karyon means nucleus. You can say this. आपको इसमें स्टडी, जब भी आप किसी भी सेल को स्टडी करेंगे तो हमेशा ध्यान रखें कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल को जब आप स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उनमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, इसीलिए उन्हें प्रोकैरियोटिक बोला गया है या प्रोकैरियोटिक सेल्स में काउंट किया जाता है। बाकी इनके अलावा जितने भी सेल्स हैं उनको हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structures in the cytoplasm? Yes. जो एकदम खाली एरिया पड़ा रहता है सेल का, आपने कभी स्टडी करते वक्त नोटिस किया है? अगर नहीं नोटिस किया तो आप नोटिस करेंगे। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। It could be single and big as in an onion cell. Cheek cells have smaller vacuoles. Large vacuoles are common in plant cells. Vacuoles in animal cells are much smaller. You might have noticed several small colored bodies in cytoplasm of the cells of Transdicentia plants या leaf. इस तरह का ब्लू कलर का आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरह का ब्लू कलर का जो वैक्यूल है, ये एक सिंपल सा आपको एक जगह पड़ा हुआ मिल जाएगा और ये डिस्टर्ब नहीं करता किसी भी चीज़ को। ये एक ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर आप स्टडी करेंगे। आप देखेंगे कि प्लांट में बड़े वैक्यूल्स दिखेंगे, जबकि आप एनिमल सेल में
छोटे छोटे वैक्यूल्स देख सकते हैं। They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. These are called plastids. वैक्यूल्स क्या है? साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहते हैं, बिखरे हुए से रहते हैं। आपने देखा होगा कि सारे पौधे एक ही रंग के नहीं होते, सारे पौधों की लीव्स एक ही कलर की नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उनके सेल में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर की लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्लास्टिड्स का डिफरेंट डिफरेंट नाम है। जैसे आप इस पिक्चर में देखिए, इटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। तो ये सारे प्लास्टिड्स डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिड्स हैं। इन्हें हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी तक आपने सारे सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी किया, सेल के बारे में स्टडी करा। आपने देखा कि कुछ चीज़ें सेल की प्लांट्स में प्रेजेंट है और एनिमल्स में नहीं है, और जो एनिमल्स में है वो प्लांट्स में नहीं है। तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर एनिमल सेल के स्ट्रक्चर जैसा ही होता है, बस कुछ चीज़ें उसमें हैं और कुछ चीज़ें नहीं हैं। लाइक आपने स्टडी करा कि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स लार्ज होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स बहुत स्मॉल होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन बाकी सारे ऑर्गेनल्स सेल के सेम होते हैं। गोल्गी एपैरेटस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। सो इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड सेल? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, सिंगर, लुइस पैस्चर। आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। स्मॉलेस्ट सेल इज फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी। थर्ड क्वेश्चन, सेल वॉल इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल, human cell,